स्टोरी एक कार क्रैश से स्टार्ट होती है जहां कोई एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए चिल्लाता है। अचानक हमारा लड़का झटके से जाग जाता है, जैसे अभी अभी किसी नाइटमेयर से बाहर आया हो। तभी अनाउंसर की आवाज इंटरकॉम पर आती है, ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन पर आने का ऐलान करते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ को देखता है और सोचता है कि हो सकता है, बस हो सकता है उसने अब दम तोड़ दिया हो। तभी एक हाथ उसके कंधे को छूता है और एक वुमन की आवाज उसे बुलाती है। लड़की पूछती है कि क्या वो उसके लगेज में उसकी हेल्प कर सकता है। जब वो पलटता है तो उस वुमन को देखकर स्टन्ड रह जाता है और उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है। हमारा हीरो सोचता है कि वो इतनी यंग कैसे हो गई, और नोटिस करता है कि उसके कपड़े उसके फ्रेशमैन ईयर के हैं। वो बस उस लड़की को पास से घूरता रहता है। ट्रेन विंडो में अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ वही यंग नहीं हुई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने 19 साल के सेल्फ को देखता है और पूरी तरह से ब्लोन अवे हो जाता है। फिर वो सार्कास्टिकली क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि क्या किसी मिरेकल से उसका रीबॉर्न हुआ है। फाइनली उसकी फ्रैगमेंटेड मेमोरीज जुड़ना शुरू हो जाती हैं। उसके मन में एक मेमोरी फ्लैश होती है जहां एक लड़की उसे अपने घर ले जाने को कहती है। अपनी मेमोरी में वुमन ने कहा था कि वो डरती नहीं, भले ही वो उस पर कुछ पुल करने की कोशिश करे। अचानक ब्लैक हेयर वाली एक वुमन अपीयर होती है। उसका नाम गुस्से से चिल्ला रही होती है। वो तुरंत उस एनवेज्ड लड़की को उनकी तरफ आते हुए स्पॉट करता है। वुमन उसे उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ती है और पूछती है कि क्या अब उसे ऐसी लड़कियां पसंद हैं। हमारा लड़का उसे धक्का देने के लिए उसका हाथ झटक देता है। दूसरी वुमन कहती है कि उसके एक्स को अब थोड़ा यंगर पसंद है और उसे आंटी बुलाते हुए उसके साथ चिपक जाती है। ब्लैक हेड वुमन लिविड हो जाती है और डिमांड करती है कि वो किसे आंटी बुला रही है। वो दूसरी लड़की पर लपकती है। यंग वुमन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन झगड़े में उसका टॉप नीचे खिंच जाता है। यंगर वाली प्रोटैगनिस्ट की एक्स वाइफ को धक्का देती है। वो अपना बैलेंस खो देती है और इनफेमस ट्रक के पास पर रोड पर गिर जाती है। कौन? हमारा हीरो चिल्लाता है उसे संभालने के लिए। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। कोई दूसरा ऑप्शन न होने पर वो अपनी एक्स वाइफ को अपने गले लगा लेता है, सोचते हुए कि उसने उसे अपनी लाइफ दी थी। और बिल्कुल वैसे ही उनका एंड हो जाता है। रियलिटी में वापस मुंह फुलाए जुंगयान पूछती है कि क्या उसने उसे घूरना बंद कर दिया है। हमारा लड़का होश में आता है और सॉरी बोलता है, कहते हुए कि वो बस ख्यालों में खोया हुआ था। अनाउंसर रिपीट करता है कि ट्रेन अब स्टेशन पर अराइव कर रही है, लेकिन जुंगयान स्टार्टल्ड हो जाती है और बैलेंस खो देती है और एंड में पूरी तरह से डिस्प्ले हो रहे उसके ह्यूज बलून्स के साथ हमारे लड़के के ऊपर गिर जाती है। हमारा हीरो इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है। ह्यूज बलून्स बाउंस करते हुए एक लवली सॉफ्ट साउंड करते हैं। वो जल्दी से एम्बैरेस्ड होकर खड़ी हो जाती है। उस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद हमारा लड़का कूल खेलता है और कहता है कि वो उसके लगेज में उसकी हेल्प करेगा। वो बगल-बगल चलते हैं और वो बहुत एम्बैरेस्ड लग रही होती है। जुंगयान वार्न करती है कि जो हुआ वो किसी को बताया तो वो खत्म। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद से सोचता है कि वो अभी भी उतनी ही रेकलेस और एनर्जेटिक है जितना उसे याद है। और इसी के साथ वो जिलिंग यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसे याद है कि 18 साल की एज में उसके बड़े एम्बिशंस थे, लेकिन फेट के पास उसके लिए दूसरे प्लान्स थे। लेकिन अब जब उसने रिबॉर्न लिया है, वो ओथ लेता है कि वो ग्रेट और पावरफुल बनेगा ताकि अपनी ग्लोरी को दोबारा फोर्ज कर सके। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो रजिस्टर करने आया है। वो उस लड़की को देखता है और उसे चेनवान के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपर क्लासमैन चेनवान को याद करता है और वो कितनी ब्यूटीफुल थी। कहीं और प्रोटैगनिस्ट की वाइफ भी झटके से जाग जाती है। वो आसपास देखती है और सोचती है कि क्या ये उसका पुराना बेडरूम है। वो नोटिस करती है कि कुछ तो ऑफ फील हो रहा है। फिर वो शीशे की तरफ दौड़ती है और अपने ही रिफ्लेक्शन से शॉक्ड हो जाती है। लड़की को रियलाइज होता है कि उसने रीबॉर्न लिया है और पूरी तरह से स्टन्ड हो जाती है। एक स्माइल के साथ अपर क्लासमैन अपना इंट्रोडक्शन चेनवान के रूप में देती है और जो कि युवान को हेल्प करने का ऑफर करती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का अटेंशन चेनवान के एक स्पेसिफिक मोल पर जाता है। फिर उसे याद आता है कि ये वही मोल था जिसकी वजह से वो अपने पास्ट लाइफ में उसके स्कैम में फंस गया था। हमारा लड़का उसे अपर क्लासमैन बुलाते हुए उसके हाथ से फ्लायर ले लेता है। जो युवान मेंशन करता है कि इस तरह की सेल्स पिच थोड़ी आउटडेटेड है, जो उसे सरप्राइज छोड़ देती है। चेन फ्रेशमैन की इस ऑडेसिटी से शॉक्ड है और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके लिए फ्लायर्स प्रमोट करने का ऑफर करता है और वो कमीशन रख सकती है। लड़की हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या वो सीरियस है, सोचते हुए कि वो इस किड का यूज दूसरे फ्रेशमैन को प्रोडक्ट पुश करने के लिए कर सकती है। तो फ्लायर्स हमारे प्रोटैगनिस्ट को हैंड ओवर करती है और उसे बेस्ट करने को कहती है। चैनवान कहती है कि वो बाद में उसके रिजल्ट्स चेक करेगी और बाय वेव करती है। हमारा हीरो सोचता है कि अपने पास्ट लाइफ में वो बहुत नाइस थी और उसे उसके डॉम का कॉक करवाया था।
जल्द ही वो अपने डॉर्म बिल्डिंग पहुंचता है और किसी को स्कूल के बारे में कंप्लेन करते हुए सुनता है। इसके साथ ही हमारा लड़का धीरे से अपने रूम का डोर खोलता है और अंदर वो रेड हेयर वाले एक गाय को लाइफ के बारे में कंप्लेन करते हुए देखता है। गाय जल्दी से प्रोटैगनिस्ट की तरफ चलता है। वो अपना इंट्रोडक्शन चांग के रूप में देता है और कहता है कि वो जो युआन का आने का वेट कर रहा था ताकि डॉम कंप्लीट हो जाए। वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। चांग हाउ सरप्राइज्ड है जानकर कि वो दोनों सेम सिटी से हैं। उसका नया रूममेट कहता है कि उसने कुछ गर्ल्स के साथ कार्ड्स खेलने का प्लान किया है और उसे जेन यान की एक पिक्चर दिखाता है। चांग हाओ जो युआन को अपने साथ आने को इनवाइट करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे टर्न डाउन कर देता है। फिर एक और रूममेट बोलता है और कहता है कि वो उसके साथ जुंग यान से मिलने जाएगा। गाई हमारे लड़के को कहता है कि वो गर्ल्स के साथ घूमते वक्त जेलस न हो। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके पास अभी कार्ड्स गेम्स के लिए टाइम नहीं है। हमारा हीरो अपने ग्लासेस पहनता है और कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अभी मनी बनाना है। हमारा लड़का फिर दो लॉस्ट गर्ल्स को ढूंढता है और उन्हें हेल्प ऑफर करता है। वो हैंडसम अपर क्लासमैन से चार्म्ड हो जाती हैं और उसकी हेल्प एक्सेप्ट करती हैं। हमारा लड़का पूछता है कौन सा डॉम, वो किस डॉम में है, ताकि वो उनके बैग्स में हेल्प कर सके। वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज कैंपस डेटा प्लान को पिच करने के लिए करता है। गर्ल्स ऑफर में इंटरेस्टेड हैं और उनमें से एक अपर क्लासमैन का कॉन्टैक्ट इन्फो पूछती है। दूसरी पूछती है कि उसे उसका कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए जब नंबर फ्लायर पर है। उसकी फ्रेंड रिप्लाई करती है कि इतना क्यूट अपर क्लासमैन हो तो फ्यूचर के लिए उसका नंबर अच्छा है। इस पर हमारा लड़का उन्हें अपना कांटेक्ट देने के लिए अग्री करता है और वो नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं, दो विमेन उनके पास आती हैं। यंगर वाली पूछती है कि क्या वो भी डॉम A9 जा रही हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस लड़की को शेन्यू के रूप में रिकग्नाइज करता है। वो कंफर्म करता है कि वो उन्हें वहां ले जा सकता है और शेन्यू की मदर उसे थैंक्स बोलती हैं। फिर उसकी मॉम रिमार्क करती हैं कि कैंपस कार्ड यूजफुल लगता है और जाओ युअन को उनका कांटेक्ट ऐड करने को कहती हैं। वुमेन इंसिस्ट करती है कि वो हमारे लड़के का कांटेक्ट ऐड करें ताकि वो स्कूल में उनकी डॉटर का ध्यान रख सके। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनके बैग्स को रूम 503 तक ले जाने का ऑफर करता है। शेन्यू क्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि अपर क्लासमैन को उसका रूम नंबर कैसे पता चला। हमारा हीरो बोलता है कि उसने उन्हें बातें करते हुए सुना। ये सब बोलते हुए सोचता है कि उसने अपने पास्ट लाइफ की आदत की वजह से ज्यादा बोल दिया। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे जल्दी से मनी कमाने का कोई वे ढूंढना होगा। मीनवाइल कहीं और गर्ल्स सोचती हैं कि वो काइंड अपर क्लासमैन कौन था। कुछ देर बाद एक स्टूडेंट हमारे लड़के के पास आती है और पूछती है कि फ्लायर पर नंबर क्रॉस्ड आउट क्यों है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये एक प्रिंटिंग एरर था और करेक्ट नंबर उसके बगल में लिखा हुआ है। लड़की उसे थैंक्स बोलती है, कहती है कि वो उसे बाद में कांटेक्ट करेगी और चली जाती है। जल्द ही बाद में एक गाय एक्साइटमेंट से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि सारे फ्लायर्स बांट दिए गए हैं। हमारा लड़का स्माइल करता है, सोचते हुए कि स्कूल के ग्रुप चैट में पोस्ट करना वर्थ इट था। पहले उसने ग्रुप में कैंपस डेटा प्लान ऑफर करते हुए एक मैसेज भेजा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर इंटरेस्टेड लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करना शुरू करता है। वो एक क्लासमेट को एक्सप्लेन करता है कि रीसेल करने के लिए प्राइस 130 है, जिसे 150 में बेचकर हर ऑर्डर पर $20 का कमीशन मिलता है और तुम अपने रेफरल्स की सेल से भी अर्न करते हो। हमारा हीरो अपने क्लासमेट लूका की एफिशिएंसी की तारीफ करता है, जबकि गाय उसके कनेक्शंस की तारीफ करता है। तभी एक लड़की पास आती है और पूछती है कि क्या वो भी कमीशन अर्न कर सकती है। शुआ शॉक हो जाता है लेकिन को देखकर, फ्यूचर प्रीटी के डिप्लोमेट। लड़की फिर से पूछती है कि क्या कमीशन सच में हर पर्सन पर 20 है। हमारा लड़का कंफर्म करता है और उसे एक बेटर ऑफर देता है। अगर वो आज 30 लोग लाती है तो वो उसे जनरल कैंपस एजेंट बनाएगा, जिसमें हर पर्सन पर $30 का कमीशन मिलेगा। लेकिन की आंखें डॉलर साइन से चमक उठती हैं जब वो प्रपोजल सुनती हैं। एक्साइटेड लेकिन डील सील करती है कहते हुए कि वो लिस्ट बाद में भेज देगी। फिर वो सोचता है कि ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ इंटरेस्टिंग हो रही है। शुआ पूरी तरह से बैफल्ड है हमारे प्रोटैगनिस्ट को इतनी जल्दी एक डील क्लोज करते हुए देखकर। गर्ल्स के डॉम में प्रोटैगनिस्ट की एक्स वाइफ उसे कॉल करती है, लेकिन वो नंबर अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अचानक उसकी फ्रेंड जंगयान उसे कॉफी शॉप और कार्ड्स गेम के लिए बुलाती है। वाइफ इनविटेशन तुरंत एक्सेप्ट करती है। जंगयान सरप्राइज्ड है और सोचती है कि क्या वो हमेशा से इतनी इजी गोइंग थी, क्योंकि पहले वो ज्यादा अलूफ लगती थी। प्रोटैगनिस्ट की वाइफ रिप्लाई करती है कि वो बस अपने रूम में बोर हो रही थी और वो बाहर जाने से पहले अपना मेकअप टचअप कर लेगी। उसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि वो कितनी हैप्पी है और पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड वहां होगा। वो पूरी तरह से फ्लस्टर्ड हो जाती है
और रिप्लाई करती है कि वो अभी तक उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो खुद से सोचती है कि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है। थोड़ी देर बाद वो दोनों कॉफ़ी शॉप पर बैठे वेट कर रहे होते हैं। उस मोमेंट पर हमारे लड़के के रूममेट्स आते हैं और जंगयान को बुलाते हैं। एक्साइटेड वो पलट जाती है सोचते हुए कि वो प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो नहीं है, तो उसका फेस उतर जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और पूछती है कि वो क्यों है और जाओ युन कहाँ है। चैंग हाओ रिप्लाई करता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ काम था और वो आ नहीं पाएगा। वो सरप्राइज्ड है और सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है। हो सकता है ये उसके रीबर्थ का बटरफ्लाई इफेक्ट हो। यान उसे टीज करती है कहते हुए कि वो स्टूड अप हो गई, लेकिन जल्द ही खुद को करेक्ट करती है कहते हुए कि हो सकता है वो बस बिजी हो। एक्स वाइफ सोचती है कि उसने एक इनवैलिड नंबर पर कॉल किया, लेकिन सोचती है कि इस लाइफ में कुछ चेंज हो गया होगा। गाइज में से एक बात स्मूथ करने की कोशिश करता है और उसे कार्ड्स खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं लगती। कहीं और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्टोर पर पहुंचता है। एक फ्रेंडली एम्प्लॉय उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि वो उसकी हेल्प कैसे कर सकती है। हमारा हीरो स्टोर मैनेजर को मांगता है क्योंकि उनकी एक डील डिस्कस करने के लिए अपॉइंटमेंट थी। वुमेन फिर उसे स्टोर मैनेजर के ऑफिस तक ले जाती है। वो हमारे लड़के की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से इम्प्रेस्ड है, भले ही वो इतना यंग है। वो पहुंचता है। वो एक डोर पर पहुंचता है जहां ऑफिस का साइन लगा है। मैनेजर पूछती है कि क्या वो यंग मैन है जो उनका एजेंट बनना चाहता है और कहती है कि उसमें बहुत हिम्मत है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे 247 इंटरेस्टेड न्यू स्टूडेंट्स की एक लिस्ट दिखाता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। वुमन इम्प्रेस हो जाती है कि कुछ ही डेज में इतनी सेल्स वॉल्यूम। हमारा लड़का कहता है कि 150 प्लान के लिए बेस्ट वो 70 का डिस्काउंट ले सकता है, लेकिन उसे 80 चाहिए। मैनेजर डिस्काउंट के लिए अग्री करती है और उसकी बोल्डनेस की तारीफ करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एजेंसी राइट्स मांगता है, साथ में 60% कमीशन और 30% एडवांस। वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो पूरा केक लेना चाहता है और उसका बेस कॉस्ट क्या है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी फैमिली इस बिजनेस में है, इसलिए वो उससे कुछ छुपा नहीं सकती और गारंटी देता है कि वो मार्केट का 40% कैप्चर करेगा। वुमन यंग मैन के इस एम्बिशन से इम्प्रेस होकर डील क्लोज करती है और कहती है कि मर्चेंडाइज अग्रीड अपॉन टाइम और प्लेस पर डिलीवर हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर सकते हैं और वो तुरंत अग्री करती है, उसे बॉस लू बुलाते हुए। मैनेजर सोचने लगती है, नोटिस करते हुए कि हमारे हीरो का माइंड एक 18 साल के लड़के से कहीं ज़्यादा डीप है और उसका कंपोजर रेयर है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हमारा लड़का उससे एक और चीज़ पूछता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी स्टोर कॉन्ट्रैक्ट पर एप्पल फ़ोन्स भी ऑफर करती है। कॉफ़ी शॉप पर वापस प्रोटैगनिस्ट की एक्स वाइफ कार्ड्स का एक राउंड खेल रही है। प्रोटैगनिस्ट के फ्रेंड्स में से एक कंप्लेन करता है कि उसने अकेला 9 चलाकर ओपोनेंट को विक्ट्री दे दी। दूसरा सिचुएशन काम करने की कोशिश करता है और अपने फ्रेंड को उसे खेलना सिखाने को कहता है। गाय रिफ्यूज करता है कहते हुए कि ये ऑब्वियस है कि वो और हमारा हीरो कपल हैं और उसके लिए सिखाने को कुछ नहीं है। एक्स वाइफ सॉरी बोलती है कहते हुए कि वो गेम में अच्छी नहीं है और रेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। फिर वो ग्रुप से दूर हो जाती है। वो सोचती है कि जो युवान क्यों नहीं आया और क्यों उसकी पास्ट लाइफ से सब कुछ इतना डिफरेंट है। फिर वो उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, होप करते हुए कि इस बार कॉल लग जाएगा। टाउन की दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट एक न्यू फोन के साथ स्टोर से निकलता है, सोचते हुए कि वो कितना लकी है कि नंबर उसकी पास्ट लाइफ जैसा ही है। अचानक उसका फोन रिंग करता है और वो सोचता है कि कौन कॉल कर रहा है क्योंकि उसने अभी तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है। हमारा हीरो आंसर करता है और पूछता है कि कौन है। नंबर अजीब तरह से familiar लगता है। साइलेंस से अनॉयड होकर वो वार्न करता है कि अगर पर्सन कुछ नहीं बोलता तो वो हैंग अप कर देगा। लाइन के दूसरे एंड पर सू किंग की आवाज़ चिल्लाती है कि उसे नॉवेल्स लिखने की ज़रूरत है क्योंकि वो ह्यूज हिट होंगे। लेकिन हमारा लड़का उसके फेस पर ही हैंग अप कर देता है। सू किंग स्टन हो जाती है कि उसने हैंग अप कर दिया। वो सोचती है कि उसने उसे ऐसे हैंग अप क्यों किया होगा। फिर लड़की को याद आता है कि इस टाइम जो युवान सिर्फ 19 का है और उसे अभी तक जानता भी नहीं है। एम्बैरेस्ड वो सोचती है कि एक डेवलपमेंट प्लान एक अच्छा आइडिया लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्रीक आउट हो जाता है, रियलाइज करते हुए कि उसका रीबर्थ एक बाय वन गेट वन फ्री डील था। हमारा प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है, रियलाइज करता है कि उसका पुनर्जन्म एक बाय वन गेट वन फ्री डील था। वो फैसला करता है कि वो सूचिंग को ये पता नहीं चलने देगा कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। एक्स वाइफ और जुंग यान हमारे हीरो के रूममेट्स के साथ घूम रहे हैं जब उनमें से एक को मेंस डॉम की जासूसी करने का शानदार विचार आता है। डॉम शब्द सुनकर एक्स वाइफ अपनी जगह पर रुक जाती है, जैसे उसे अब एक लाइट बल्ब मोमेंट हुआ हो। सोचिंगपुर घोषणा करती है कि क्योंकि उनकी क्लास मीटिंग है वो बस उन्हें उनके डॉम तक छोड़ देगी, जिससे लड़के पूरी तरह हैरान रह जाते हैं।
जुंगयान को शक होता है, हैरान होती है कि क्या उसकी दोस्त सिर्फ जो यॉन को ढूंढने के लिए मेंस डॉम जाना चाहती है। इस दौरान दूसरा रूममेट चांगा से शिकायत कर रहा है, बहुत जेलस है कि हमारे लड़के के बारे में एक खूबसूरत लड़की सोच रही है। सुचिंग ने जुंग यान से पूछा कि क्या वो सोचती है कि चांगा उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इसे हल्के में लेती है। कहती है कि उससे ज्यादा मैच्योर लड़के पसंद हैं। इसके साथ वो यूनिवर्सिटी डॉम्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। अचानक एक्स वाइफ दूरी पर किसी को देखती है और उसी पल फ्रीज हो जाती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है जब वो उत्साह से जो युआन को पुकारती है। अपनी दोस्त जुंगयान को पूरी तरह से हैरान कर देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पलटता है और हाँ, लड़की के शक सही थे, वहां सच में वही खड़ा था। हमारा हीरो पूरी तरह से हक्का-बक्का है जाता है, पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि वो रियलाइज़ करता है कि वो ठीक उसके सामने खड़ी है। जुंगयान का मुँह खुला रह जाता है जब उसे पता चलता है कि ये लड़का वही फेमस जो युआन है जिसके बारे में उसकी दोस्त चुप नहीं होती थी। सूचिंग जल्दी से दूरी कम करती है, लेकिन हमारा लड़का अनजान बन जाता है और पूछता है कि वो कौन है। वो औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है, उसे याद दिलाती है कि वो दोनों ही एक ही क्लास में थे। और हमारा हीरो बिना सोचे ये नहीं सोच पाता कि वो उसके पिछले जन्म में कितनी खूबसूरत थी। चिंग दृश्य को देखते हुए जुंग यान सोचती है कि उनके बीच का वाइब बहुत अजीब है। ये कपल के झगड़े जैसा नहीं लगता, बल्कि कुछ और ही है। एमसी उसकी वाइफ से पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि क्या वो उस पर लाइन मार रही है, और वो सजेस्ट करती है कि उन्हें फिर से एक दूसरे को जानना चाहिए। एक दृढ़ नजर के साथ एक्स वाइफ अपने आप से सोचती है कि इस बार उसकी बारी है उसे चेस करने की और उसे जीतने की। हालांकि हमारा हीरो उसकी बात काटता है, कहता है कि वो पहले ही किसी और को पसंद करता है। ये सब सोचते हुए मैं फिर से इस जाल में नहीं फंसने वाला। सोचिंग की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है और वो पूरी तरह शॉक में दिखाई देती है। वो विश्वास न करते हुए पूछती है कि क्या वो सच में किसी को पसंद करता है? और हमारा लड़का ताने से जवाब देता है, क्या ये इतना अजीब है कि मैं किसी को पसंद करूं? हमारा लड़का उस लड़की का वर्णन करना शुरू करता है जिसे उसने देखा, लेकिन सुचिंग अचानक उसे बीच में रोक देती है और उसे चुप रहने को कहती है। वो पूरी तरह से गुस्से में है। अपने आप से सोचती है कि वो जरूर ही उसे पहली नजर में पसंद कर बैठा होगा। वो कसम खाती है कि वो इस जन्म हर अगले में उसकी ही होगी। तभी जुंगयान जो युआन के पास एक मुस्कान के साथ आती है और उसे ग्रीट करती है। कहती है कि वो फिर मिले हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से खुश सजेस्ट करता है कि उन्हें कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज कर लेना चाहिए। दोनों लड़कियां उसकी फॉरवर्डनेस से हैरान रह जाती हैं। सूचिंग शॉक हो जाती है जब वो उसका फोन देखती है। सोचती है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा केपेबल लगता है। हमारे एमसी की एक्स वाइफ एक मुस्कान रखती है और उसका कॉन्टैक्ट ऐड करने को सहमत हो जाती है क्योंकि वो क्लासमेट्स हैं। जिस तरह से बातें हो रही हैं उसे देखते हुए हमारा हीरो अपने आप से सोचता है कि मुश्किल शुरू हो गई है और उसे बचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जुंगयान बीच में कूदती है, सजेस्ट करती है कि बेहतर होगा अगर वो अभी एक दूसरे को ऐड नहीं करते और शायद किसी और समय का इंतजार करते हैं। ठीक उसी समय एक रूममेट आता है और हमारे लड़के को शाम को 7 बजे क्लास मीटिंग के बारे में बताता है। जॉन मीटिंग को परफेक्ट एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल करता है, अपने दोस्तों को पकड़ता है और भाग जाता है। अपनी किस्मत को धन्यवाद देता है कि वो उस गड़बड़ से बच गया। क्लासरूम में स्टूडेंट्स को उस क्लास मीटिंग के लिए इकट्ठा किया गया है जिसका जिक्र उसके दोस्त ने किया था। इस दौरान चांगा और उसका दोस्त क्लास की लड़कियों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की की तरफ इशारा करता है और दूसरे की राय पूछता है। रेडहेड का दोस्त उस चॉइस पर ताना मारता है और जुंगयान की तरफ इशारा करता है, लेकिन चांगा उस बस उसे रोस्ट करता है। कहता है कि उसकी टांगे टूथपिक जैसी है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का रूममेट अपने दोस्त को चिढ़ाता रहता है, कहता है कि उसे जहर में कोई टेस्ट नहीं है। फिर हम एक पिंक हेड लड़की जो रूम में सबका ध्यान खींच रही है। रेडहेड का दोस्त अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन हाओ बस कहता है कि लड़की बहुत ज्यादा पतली है और लगता है कि उसे अच्छे भोजन की जरूरत है। गॉसिप से दूर हमारा लड़का पूरी तरह बिजनेस में है, अपने पार्टनर को टेक्स्ट भेज रहा है, उसकी एफिशिएंसी की तारीफ करता है। उस पल सबका ध्यान रूम के सामने चला जाता है क्योंकि प्रोफेसर आखिरकार मीटिंग के लिए आ जाते हैं। एडवाइजर अपना परिचय यू चेन जिन के रूप में देते हैं और घोषणा करते हैं कि उन्हें एक टेम्परेरी क्लास प्रेसिडेंट चुनना होगा। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने में खो जाता है। अपने पिछले जन्म में क्लास प्रेसिडेंट कौन था याद करने की कोशिश करता है। फिर पिंक हेड लड़की जिसका नाम गुयो है अपने आप को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करती है और क्लास के सारे लड़के उसकी खूबसूरती पर तुरंत फिदा हो जाते हैं। गैंगचो नाम का एक लड़का अपने आप को नॉमिनेट करता है और मौका देखता है यूयो से पूछने का कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। हमारे हीरो के दोस्त उस लड़के को पूरा जोकर समझते हैं, इसलिए दूसरा स्टूडेंट उसके खिलाफ खड़ा होता है। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट इलेक्शन को छोटा करता है और अपना परिचय कैंपस सिम कार्ड्स के लिए जनरल एजेंट के रूप में देता है। दूसरे स्टूडेंट्स उसके ऑफर और प्लान की कीमत से हैरान रह जाते हैं, जो स्कूल से काफी सस्ता है।
प्रोफेसर हमारे प्रोटैगनिस्ट के उसके क्लास के ठीक बीच में किए गए मूव से पूरी तरह चौंक जाते हैं। इसी बात पर वो प्रोफेसर को फ्लायर्स में से एक ऑफर करता है। हमारा हीरो फिर समझाता है कि ये प्लान रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है और प्रोफेसर सहमत होते हैं कि ये एक शानदार डील है। इसके साथ जो युआन अपनी पिच जारी रखता है, कहता है कि 4 के डॉम के लिए इंटरनेट फी बहुत सस्ती हो जाती है। एडवाइजर सच में प्रभावित होते हैं, सोचते हैं कि अगर हमारा लड़का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो 4 साल तक चैन से बैठकर आराम कर सकता है। एक स्टूडेंट कमीशन के बारे में पूछता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक उदार अमाउंट ऑफर करता है, लेकिन बदले में एक वोट मांगता है। उदार ऑफर देकर दूसरे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे क्लास प्रेसिडेंट के लिए वोट देने का फैसला करते हैं। और ऐसे ही जो युआन टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है और पिंक हेड लड़की गुयो उसकी वाइस प्रेसिडेंट बनती है। गुयो युआन के पास आती है, कहती है कि वो भी उसका एक कार्ड खरीदना चाहती है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसके बिजनेस को सपोर्ट करने आई है और पूछती है कि क्या वो उसका स्वागत नहीं करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा घबरा जाता है और सब्जेक्ट बदलने की कोशिश करता है, सोचता है कि वो उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। तभी एक और लड़की पूरी तरह एक्साइटेड होकर आती है, कहती है कि उसे 5 और लोग मिले हैं और अपने कमीशन के लिए पूछती है। सिचुएशन देखते हुए पिंक हेड लड़की बस अपनी आईडी टेबल पर रख देती है साइन अप करने के लिए। वो उसके करीब झुकती है और फुसफुसाती है कि उसे इग्नोर करने की कीमत डेटा प्लान से काफी ज्यादा होगी। एक छलक मुस्कान के साथ गुयो कहती है कि उसने उसे इग्नोर करने की हिम्मत की और अब वो मुसीबत में है। शावर्स में एक दोस्त पूछता है कि क्या जुआन उसकी कार्ड्स खरीदने वाली क्यूट लड़कियों में से किसी पर लाइन नहीं मारेगा। इस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि उसे कभी नहीं पता चला कि उसका दोस्त इतना प्लेयर है। चानहाओ फिर शेखी मारता है कि एक असली आदमी को लेडीज मैन होने की जरूरत है ताकि उसकी कोई वैल्यू हो। लेकिन उसका दूसरा दोस्त उसे चढ़ाता है, उसे याद दिलाता है कि वो अभी सिर्फ प्योर रोमांस चाहता था और रेडहेड अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। अचानक लड़कों में से एक को शावर से एक अजीब, बहुत तेज बदबू आते हुए महसूस होती है। वो पता लगाते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है और अपने रूममेट का मजाक उड़ाते हैं कि उसकी इतनी अजीब हॉबी है। हमारा हीरो फिर मजाक को रोकता है और समझाता है कि ये बस फटिया फ्लावर्स की बदबू है। उसके दोस्त उसके ज्ञान से हैरान हैं और पूछते हैं कि उसे इन सब चीजों के बारे में इतना कैसे पता है। शावर से बाहर आते हुए जोआन एक मस्कुलर फिजिक दिखाता है, अपने रेडहेड दोस्त को पूरी तरह शॉक में छोड़ देता है। रेडहेड फिर शिकायत करता है कि उसकी अपनी बॉडी एक टूटे हुए मुर्गे जैसी लगती है क्योंकि वो बहुत पतला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कुछ वर्कआउट टिप्स देता है और कहता है कि वो जा रहा है, दूसरों को जल्दी करने को कहता है। डेस्परेट दोनों, जो अभी भी ना रहे हैं, हमारे हीरो को रुकने के लिए चिल्लाते हैं। एक बार जब वो तैयार हो जाते हैं, वो मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही वो लोग चल रहे हैं, दोस्त उससे कार्ड्स खरीदने का फैसला करते हैं, भले ही जॉन फ्री में ऑफर कर रहा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान है, रियलाइज करता है कि अब उसके 4 रूममेट्स में से 3 कार्ड खरीदना चाहते हैं। दोस्तों में से एक ग्रुप बाई सजेस्ट करता है और अनलिमिटेड डेटा के लिए $9.90 का फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट मांगता है। चानहाओ को कीमत बेकार लगती है, लेकिन उसका रूममेट आइडिया का बचाव करता है, कहता है कि जुआन जरूर उन्हें डिस्काउंट दिलवा सकता है। अचानक चेन, अपर क्लासमेट जो प्लान्स बेच रही थी, आती है और हमारे हीरो को ग्रीट करती है। रूममेट्स का मुंह खुला रह जाता है, हैरान होते हैं कि उसने अभी उसे अपर क्लासमेट क्यों कहा। लड़की शिकायत करती है कि उसने उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट माफी मांगता है, कहता है कि वो बिजी था। एक मुस्कान के साथ हमारा लड़का उसे बाल सुखाने को कहता है ताकि वो बीमार ना हो और अपना कार्ड कल लेने को कहता है। अपर क्लासमैन उसकी दयालुता से पूरी तरह मोहित हो जाती है। फिर वो उसकी चिंता के लिए धन्यवाद करती है, अलविदा कहती है और खुशी से उसे हिलाते हुए चली जाती है। उसके दोस्त तुरंत उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं, शौक में, और मांग करते हैं कि वो राज उगले कि उसका उस लड़की के साथ क्या चक्कर है, लेकिन जॉन बस कूल रहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सब्जेक्ट बदलने की कोशिश करता है और लड़कों को डॉम वापस जाने के लिए जल्दी करता है। रास्ते में वो कुछ और लड़कियों से टकराते हैं जो उसे ग्रीट करती हैं। रूममेट्स एक बार फिर अपने दोस्त की इस अचानक पॉपुलैरिटी से पूरी तरह हैरान हैं। वो फुसफुसाना शुरू कर देते हैं कि जो युवन किसी तरह का बड़ा शतीय भेस बदल कर आया होगा और उसे पूछताछ करने का फैसला करते हैं। रूम में वापस हमारा हीरो अपने दोस्तों की शक भरी नजरों को देखता है। डॉम में वापस 3 रूममेट्स उसे घेर लेते हैं और मांग करते हैं कि वो राज उगले। दबाव में वो उन्हें भटकाने के लिए यूनिवर्सिटी में अपर क्लास में अपना जुड़वा भाई होने की कहानी बनाता है। उसके दोस्त उस रेवलेशन से पूरी तरह दंग हैं और शक में हैं। हैरान है कि क्या वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। हालांकि वो इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कमेंट करते हैं कि ऐसे भाई के साथ उससे गर्लफ्रेंड ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तभी हमारे हीरो का फोन बजता है और कॉलर आईडी ली शिकी का कॉल दिखाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉल उठाता है, गहरी सोच में डूबा हुआ याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन है। लाइन के दूसरे छोर पर लड़की उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने पहले ही 30 लोगों का अपना सेल्स कोटा पूरा कर लिया है, जिससे वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसके रूममेट्स का मुंह खुला रह जाता है और हमारा हीरो लड़की को उसके शानदार काम के लिए $200 का इनाम देने का वादा करता है।
वो पूछता है कि उसने इतनी जल्दी ये कैसे किया, और लड़की जानना चाहती है कि क्या उसे उसके नए आइडिया के लिए कंपनी बोनस मिलेगा। तो हमारा लड़का उसकी मदद के लिए पर्सनल थैंक यू के रूप में उससे खाना खिलाने का ऑफर करता है। लेकिन लड़की सबको हैरान कर देती है और सीधे से पूछती है कि क्या डिनर को कैश में बदला जा सकता है। उसके दोस्त पूरी तरह हंसने लगते हैं। पहली बार हमारे हीरो को मना करने वाली लड़की को देखकर वो बस उसे एक मनी ग्रबर कहता है। वो नए आइडिया के लिए और $200 ऑफर करता है और वो समझाती है कि वो यूनिवर्सिटी फोरम पर एक क्यूट पिक्चर पोस्ट करेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि सस्ता बेचना दूसरे एजेंट्स के साथ प्रॉब्लम पैदा कर सकता है और जानता है कि उसे उसे चेतावनी देने की जरूरत है। वो प्लान पर सहमत हो जाता है और अगले दिन उसे $200 का इनाम देने का वादा करता है, जिससे लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है। डील सील होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार फोन रख देता है और बातचीत खत्म करता है। उसके दोस्त तुरंत जॉन पर दबाव डालते हैं कि वो कन्फेस करे कि फोन पर लड़की कौन थी, उसे उसके बिजनेस कोऑपरेशन के बारे में चढ़ाते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट शेखी मारता है कि वो ज्यादा अच्छा दिखता है और बिजनेस में ज्यादा अच्छा है, इसीलिए लोग उससे पार्टनरशिप के लिए कांटेक्ट करते हैं। वो सबको कहता है कि सो जाएं क्योंकि देर हो गई है, और एक रूममेट सेल्स में मदद करने के लिए जल्दी जगाने को कहता है। बाद में बिस्तर पर हमारे हीरो को एक बुरा सपना आता है और उसे अपनी एक्स वाइफ याद आती है, जो उसे कह रही थी कि उसे हमेशा उसे प्यार करना चाहिए। याद आगे बढ़ती है जहां वो उसे डरावने तरीके से धमकी देती है अगर उसने कभी गड़बड़ करने की हिम्मत की। उसकी आंखों में पागल नजर के साथ सूचिंग कहती है कि उसने अगर कभी उसे धोखा दिया तो वो अगले जन्म में दुनिया के अंत तक उसका पीछा करेगी। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट डर के साथ सांस फूली हुई होश में आता है। फिर वो रियलाइज करता है कि अगला जन्म सच में रियल है और कंफ्यूज है क्योंकि उसने कभी अपनी एक्स वाइफ के साथ बुरा सलूक नहीं किया। हमारा लड़का सोचता है कि उसकी बिजनेस सक्सेस और उसके रवैये में बदलाव उसे शक में डाल रहा होगा। हमारा हीरो फैसला करता है कि उसे उसकी जांच करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि पुष्टि हो सके कि क्या उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। अगले दिन हमारा हीरो और उसका रूममेट क्लासरूम में मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तभी गोयो आती है और उसे ग्रीट करती है, हैरान होते हुए उसे इतनी सुबह यहाँ देखकर। जॉन उससे कहता है कि उसका टाइमिंग परफेक्ट है, जिससे पिंक हेड लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो समझाता है कि उसके पास वक्त की कमी है और उसे क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करने को कहता है। लड़की इस फेवर के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन कहती है कि उसे पेमेंट के रूप में उसे खाना खिलाना होगा और हमारा लड़का वादा करता है कि वो बिल भरेगा। इस पर एक और फीमेल स्टूडेंट गुस्से से आती है, गोयो से सवाल करती है कि उसने लड़के को डेट के लिए क्यों पूछा। याओ अकड़ से जवाब देती है कि वो सिंगल है, इसीलिए ये सबके लिए ओपन सीजन है। उसकी राइवल फिर फेयर एंड स्क्वायर compete करने को सहमत हो जाती है क्योंकि वो इतने अमेजिंग और समर्पित लड़के को नहीं छोड़ने वाली है। दूरी से सूचिंग के दृश्य देखती है और उसे ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसके पिछले जन्म में ये सब नहीं हुआ था। तभी जुंगयान आती है, उसे पुकारती है और उसे चौंका देती है। उसकी दोस्त फिर सूचिंग को चिढ़ाते हुए पूछती है, क्या वो बस क्लासरूम में अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को देखते हुए फ्रीज हो गई थी। जुंगयान क्यूरियस है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट में ऐसा क्या खास है कि वो क्लास प्रेसिडेंट जैसे किसी को आकर्षित कर सका। लेकिन हमारे हीरो की एक्स वाइफ चिढ़ाने को इग्नोर करती है और कहती है कि उन्हें यूनिफॉर्म्स बांटने पर ध्यान देना होगा। ठीक उसी समय एक बहुत खुश चैंगो आता है और जुंगयान को मदद करने का ऑफर करता है। उसे योनानियान बुलाता है। वो मौका देखती है और जोवान और सूचिंग के रिश्ते के बारे में पूछती है, लेकिन रेडहेड कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। जुंगयान गुस्सा हो जाती है और सूचिंग का बचाव करती है। बात करती है कि वो कितनी इनक्रेडिबल है और वो तो ऊपर से क्लास प्रेसिडेंट भी चुनी गई थी। लेकिन चांगो अपने दोस्त का पक्ष लेता है, कहता है कि जोवान भी उतना ही अमेजिंग है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है और कैंपस सिम कार्ड्स का जनरल एजेंट है। लड़की फिर प्लान की कम कीमत से शॉक्ड हो जाती है और रेडहेड उसे चिढ़ाता है, कहता है कि उसने पहले कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई। फिर उसे एक अपर क्लासमैन याद आता है जो कार्ड्स के प्रॉफिट के बारे में शेखी मारता था और रियलाइज करती है कि हमारा लड़का बहुत ज्यादा कमा रहा होगा। वो पूछती है कि कितने लोग उससे खरीद रहे हैं और चांगो कहता है कि बहुत सारे, और सूचिंग को अब हार मान लेनी चाहिए। पूरी बात के बारे में क्यूरियस लड़की हमारे हीरो का कॉन्टैक्ट इन्फो पूछती है, लेकिन रेडहेड कहता है कि वो बस उसे खरीद सकती है। जुंगयान फिर उसे मना करती है, पूछती है कि वो मिडलमैन से क्यों खरीदेगी जबकि उसे सीधे सोर्स से बेहतर कीमत मिल सकती है। इसी दौरान चैन हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और पूछती है कि सेल्स कैसी चल रही है क्योंकि 20 लोग पहले ही उसे कांटेक्ट कर चुके हैं। हमारा हीरो नर्वस हो जाता है, सोचता है कि उसने फ्लायर पर गलती नहीं देखी है और पूछता है कि उसे हर व्यक्ति पर कितना कमाती है। अपर क्लासमैन गर्व से जवाब देती है कि वो हर व्यक्ति पर 30 कमाती है, जो एक ही दिन के काम में 600 होगा। हमारा लड़का फिर एक काउंटर ऑफर करता है, उसे हर व्यक्ति पर 50 कमाने का ऑफर देता है अगर वो कॉन्टेक्ट उसे दे देती है तो। अचानक यूनिफॉर्म में एक औरत अपनी टीम के साथ आती है और स्कूल की लोकेशन के बारे में शिकायत करती है, लेकिन हमारा हीरो उसे शांत करता है। वो पूछता है कि क्या उसका स्टाफ आ गया है और औरत समझाती है कि वो सहमत हुए समय से अभी भी 10 मिनट दूर हैं।
हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे एक आईडी थमाता है और उसे पहले प्रोसेस करने को कहता है, समझाता है कि वो किसी के लिए फेवर कर रहा है। एम्प्लॉय फोटो में लड़की की खूबसूरती की तारीफ करती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एम्प्लॉय के साथ मजाक करता है, कहता है कि वो बस उसका इंतजार कर रहा है कि वो अपने करंट बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले, और औरत उसे रुकने को कहती है। चैनवान की कंफ्यूजन को देखते हुए हमारा हीरो गलती रियलाइज करता है और बातों को साफ करने के लिए अपना परिचय फिर से देने का फैसला करता है। एक कॉन्फिडेंट पोज के साथ जो वान अपना परिचय शैनलिंग यूनिवर्सिटी टाउन के लिए जनरल एजेंट के रूप में देता है। फिर वो अपर क्लासमैन को अपने लिए काम करने का ऑफर करता है। तभी एक लड़का दोस्तों के झुंड के साथ आता है और हमारा लड़का पूछता है कि वो इतने सारे लोग क्यों लाया है। क्लासमेट अपने दोस्तों का परिचय कराता है और उन्हें ब्रदर जो को ग्रीट करने को कहता है, जिससे हमारा हीरो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अगले उसकी बिजनेस पार्टनर पास आती है और कहती है कि उसने 22 कस्टमर सिक्योर कर लिए हैं, और हमारा लड़का उसकी इस उपलब्धि के लिए तारीफ करता है। लड़का सबके लिए सर्विस तेज करने के लिए लाइन ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। लड़की भी प्लान समझाने में मदद करने का ऑफर करती है और हमारा हीरो टीम वर्क से खुश होता है। अचानक एक बूढ़े आदमी पास आते हैं और हैरानी से हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछते हैं कि ये लंबी लाइन क्या है। हमारा हीरो समझाता है कि वो फोन कार्ड्स बेच रहा है और उसे प्लान के फायदों का विवरण देते हुए एक फ्लायर ऑफर करता है। वो यहाँ तक ही सजेस्ट करता है कि हर डॉम के लिए एक कार्ड काफी है, और आदमी इंटरेस्टेड लगता है लेकिन भीड़ को लेकर हिचकिचाता है। जुआन फिर पेरेंट्स को आश्वासन देता है कि वो बाद में वापस आ सकते हैं और समझाता है कि 3 अलग-अलग प्लान्स उपलब्ध हैं। उसका दोस्त हमारे लड़के की स्मूथ टॉकिंग से हैरान हो जाता है, कमेंट करता है कि वो एक पुराने सेल्समैन की तरह बोलता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मजाक करता है कि जिंदगी ने उसे ऐसा बना दिया क्योंकि उसके पास अपने दोस्त की तरह अमीर फैमिली नहीं है। चियोनो हुआन हमारे हीरो से सच में प्रभावित होती है और कैलकुलेट करती है कि नए कमीशन के साथ वो 1500 कमा सकती है। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट की पार्टनर एक बूढ़ी लेडी को एक क्लाइंट बेचने की कोशिश करती है, लेकिन रिजेक्ट हो जाती है। हमारा लड़का उसे तसल्ली देता है, कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, और लड़की मानती है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जोयोन फिर अपर क्लासमैन से पूछता है कि क्या उसने फैसला कर लिया है, और वो पुष्टि करती है कि वो अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेगी। जैसे-जैसे समय गुजरता है, दोपहर की धूप तेज हो जाती है। सबकी थकान देखते हुए हमारा हीरो ब्रेक का ऐलान करता है और कहता है कि उसने टीम के लिए स्नैक्स और पानी खरीदा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आप को दुनिया के शिकार पर महसूस करता है। उस किस्मत का जश्न मनाता है जो आखिरकार आ रही है। उस पल चैंग हू, जुंग येन और सूचिंग के साथ आता है और कमेंट करता है कि उसका दोस्त जरूर ही अच्छी कमाई कर रहा होगा। हमारा लड़का इसे हल्के में लेता है और पूछता है कि वो सब एक साथ क्यों आए हैं। छिपकर सोचता है कि उसकी एक्स वाइफ भी क्यों आई है। लेकिन जुंगेन उसकी बात काटती है और पूछती है कि उसने अभी तक उसकी दोस्त की वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की, जिससे उसकी एक्स वाइफ जेलस हो जाती है। हमारा हीरो अनजान बन जाता है और पूछता है कि उनमें से किसने उसे ऐड किया। दावा करता है कि वो बहुत बिजी था कि ध्यान नहीं दे पाया। ये देखकर एक्स वाइफ सोचती है कि कुछ गलत है, क्योंकि स्क्रिप्ट उसके पिछले जन्म से अलग है। तभी जुंगेन उसका फोन छीन लेती है और पूछती है कि क्या ये आईफोन 5S है और उसे कितने का मिला। हमारा हीरो अपना फोन वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मजाक करती है, पूछती है कि क्या कंपनी अब आईफोन्स बांट रही है। इसके साथ एक्स वाइफ उसे कन्फ्रंट करती है, पूछती है कि वो एजेंट कैसे बन गया, क्योंकि ये पिछले से अलग है। हमारा लड़का फिर उसे वापस सवाल करता है, पूछता है कि वो एजेंट क्यों नहीं बन सकता और वो उसे इतनी नजदीक से क्यों देख रही है। वो नाराज हो जाती है, लेकिन उसके जवाब पर शर्माती है, पूछती है कि क्या वो इस दुनिया से भी है। जुंगन हंस पड़ती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी एक्स वाइफ का रवैया बहुत अजीब हो रहा है। जोयन फिर रियलाइज करता है कि वो पूरी सिचुएशन पर शक कर रही होगी। एक और लड़की पास आती है और हमारे हीरो को ग्रीट करती है। उसे सीनियर जो कहती है। वो लड़की और उसकी माँ को धोखा देने के लिए माफी मांगता है, लेकिन जो यन कहती है कि वो ईमानदार नहीं था। प्रोटैगनिस्ट झुककर माफी मांगता है और कहता है कि ये बिजनेस के लिए एक जरूरी बुराई थी। जुंगियन फिर मांग करती है कि वो लड़की को अपॉलॉजी के लिए खाना खिलाए, और हमारा हीरो काम खत्म होने के बाद पैसे देने को सहमत हो जाता है। अचानक लाइन में पहले वाला लड़का दिखाई देता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को ग्रीट करता है। जॉन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त लूशुआ के रूप में परिचय देता है और लड़का इस तारीफ से बहुत खुश हो जाता है। चैंगो लूशुओ से पूछता है कि हमारा लड़का कौन है, और दोस्त जवाब देता है कि वो पड़ोसी यूनिवर्सिटी से क्लासमेट है। लू हमारे हीरो की बिजनेस पार्टनर का परिचय कराता है। मफार को देखते हुए सूचिंग शॉक में है, सोचती है कि ये लड़की उसके पिछले जन्म में नहीं थी। अचानक एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है, तेज रफ्तार से उन सब की तरफ बढ़ती है, फिर वो जोरदार रुकती है, जिससे एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। इसके साथ 3 लड़कियों का एक ट्रियो दिखाई देता है और उनकी लीडर पूछती है कि क्या ये लोग कार्ड्स बेच रहे हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट का पूरा ग्रुप चुपचाप सिचुएशन देखता है। लीकी शी फिर अपने कार्ड्स 145 में ऑफर करती है और कहती है कि अगर वो बल्क में खरीदते हैं तो वो 140 कर देगी। हमारा हीरो टेंस हो जाता है, सोचता है कि वो यहाँ प्रॉब्लम पैदा करने आए हैं, और हैरान होता है कि उसकी पार्टनर इसे हैंडल कर सकती है। उसके दोस्त फुसफुसाना शुरू कर देते हैं, हैरान होते हैं कि क्या लड़कियां लड़ाई करने आई हैं। रेडहेड नाराज हो जाती है, लेकी के फ्लायर जमीन पर फेंक देती है और उस पर अपने भाई का बिजनेस चुराने का इल्जाम लगाती है।
हमारे लड़के की पार्टनर निकलने की कोशिश करती है, कहती है कि वो बिजी है। ये सब सोचते हुए कि उसने इस कंपटीशन को आते हुए नहीं देखा, लेकिन बुली उसे जाने नहीं देती और उसकी बाह को जोर से पकड़ लेती है। शी लड़की को उसे छोड़ने को कहती है मार्केट ऐसे ही काम करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। रेडिट को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जोरदार तरीके से हमारे प्रोटैगनिस्ट की पार्टनर को धक्का देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पार्टनर को गिरने से पहले पकड़ लेता है और पूछता है कि वो ठीक है। जॉय फिर आगे बढ़ता है, कहता है कि वो इंचार्ज है और रेड हेड को कन्फ्रंट करता है। जुंगियन सोचती है कि हमारा लड़का बहुत हॉट लग रहा है, लेकिन सुकिंग बस कहती है कि वो सिर्फ हीरो बन रहा है। तभी और मोटरसाइकिल सीन पर आती हैं, अपने इंजन्स रेव करती हैं और ग्रुप को डराने लगती हैं। रेडहेड का भाई आखिरकार दिखाई देता है और उन्हें नीचा दिखाते हुए कहता है कि वो तो कुछ न्यूबीज हैं। लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपने भाई को प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए बुलाती है। लड़का पूछता है कि क्या वो जो नाम का आदमी है और हमारा हीरो पुष्टि करता है। वो दावा करता है कि वो एरिया का ऑफिशियल एजेंट है और शिकायत करता है कि हमारे लड़के ने कम कीमतों से उसके इलाके पर कब्जा कर लिया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाने की मांग करता है और उसे आवाज देता है। कहता है कि उसकी बहन ने ही शुरुआत की थी। उसके दोस्त हमारे हीरो से सहमत होते हैं और लीकी उसके एक्शन से सुरक्षित महसूस करती है। राइवल सजेस्ट करता है कि जब बात नहीं बन रही है तो उन्हें पुराने तरीके से मामला सुलझाना चाहिए और हमारा लड़का उस पर सवाल करता है। गैंग लीडर हमारे हीरो की हिम्मत से प्रभावित होता है, लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि लड़का बस धमकी दे रहा है और बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। राइवल फिर उसे बारबेक्यू स्टैंड पर 8 बजे की मीटिंग का चैलेंज करता है। जॉन अपनी पार्टनर को शांत करता है, कहता है कि कोई टफ नहीं होता और उसे कस्टमर्स की मदद करने को कहता है। जुंगियन हमारे हीरो के हीरोइक एटीट्यूड की तारीफ करती है और सूचिंग को चेतावनी देती है कि उसे जीतना आसान नहीं होगा। इस पर वाइफ नोटिस करती है कि उसका प्रोटेक्टिव नेचर उसके भविष्य के सेल्फ जैसा ही है और सच में शक करने लगती है। चुंगहा फिर जुंगियन को सलाह देता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की मेसी लव लाइफ से दूर रहे। सूचिंग उसे कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या लीकी वो लड़की है जिसे उसने पसंद करने को कहा था। हमारा हीरो पे ठंडे तरीके से जवाब देता है कि ये उसकी। जुंगयान हमारे हीरो के हीरोइक एटीट्यूड की तारीफ करती है और सुकिंग को वार्न करती है कि उसे जीतना आसान नहीं होगा। इसी बीच उसको उसकी पत्नी नोटिस करती है कि उसका प्रोटेक्टिव नेचर बिल्कुल उसके फ्यूचर सेल्फ जैसा है और उसे शक होने लगता है। चुंगहा जुंगयान को हमारे प्रोटैगनिस्ट की उलझी हुई लव लाइफ से दूर रहने की सलाह देता है। सुकिंग हमारे हीरो से पूछती है कि क्या लीकी ही वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है। हमारा हीरो ठंडे तरीके से रिप्लाई करता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है। जुंगयान उसकी एक्स वाइफ को रिलैक्स करने और चुंगहाओ को मेंबरशिप कार्ड लेने के लिए कहकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। रेडहेड तुरंत अग्री करती है और हमारे हीरो को सबके लिए प्लान साइन अप करने के लिए कहती है। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि वो बिजी है और शिकी को उनके कार्ड्स हैंडल करने के लिए कहता है। उसके चेहरे पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन लेकर एक्स वाइफ सोचती है कि उसे अपना नेक्स्ट मूव बहुत केयरफुली प्लान करना होगा। सीन को ऑब्जर्व करते हुए शेनु रियलाइज करता है कि सुकिंग अपर क्लासमैन में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं लगता है। हमारा हीरो अपने दोस्त लूशुओ से पूछता है कि वो लड़ाई के लिए कितने लोगों को इकट्ठा कर सकता है। लुओ तब जोयान को $3000 देता है, ये कहते हुए कि उसके डैड ने ये पैसे बिल कवर करने के लिए दिए थे। वह कहता है कि जवानी लड़ाई के लिए होती है और क्योंकि उसका दोस्त शॉर्ट ऑन कैश है तो उसका पैसा भी जोका है। हमारा हीरो कमीशन मिलने का बहाना देकर पैसा लेने से मना कर देता है और अपने दोस्त से कहता है कि वो जितने लोगों को कॉल कर सकता है उतने को करे। इमोशनली होकर लूशुओ कहता है कि आज से वो दोनों भाई हैं और वो हमेशा उसका साथ देगा। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है और अपने दोस्त से इतना मुशी ना होने के लिए कहता है। एक्साइटेड होकर उसका दोस्त आने वाले ब्रॉल के लिए बैकअप लाने स्कूल वापस जाने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट ली शिकी को यूनिवर्सिटी तक छोड़ने की ऑफर देता है ताकि वो सेफ रहे। वो पूछता है कि क्या उसने पैसे काउंट किए और लड़की कंफर्म करती है कि $1300 की अमाउंट सही है। जोयान जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इंसिस्ट करता है कि लड़की पेमेंट के पैसे ले। आंखों में आंसू लिए ली शिकी सोचती है कि खाना कितना महंगा था और उसे ही पे करना चाहिए था। उसके पास आते हुए प्रोटैगनिस्ट मजाक करता है कि उसे पता नहीं था कि क्लास प्रेसिडेंट इतनी रोने वाली है। एम्बैरेस्ड होकर यंगुमन उसे खाना या एक मूवी ट्रीट करने की ऑफर करती है। इस पर लड़की सुपर फ्लस्टर्ड हो जाती है और अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। अपने चेहरे पर स्माइल लिए हमारा हीरो बस उसके प्रपोजल से अग्री करता है। हमारा हीरो खाने से मना कर देता है और फेस्टिवल में मूवी देखने का सुझाव देता है, एक हाई एम्प्लॉय बोनस के रूप में। लड़की ब्लशी और बहुत खुश हो जाती है, अग्री करती है कि ये एक डेट है। फिर यंग वुमन गुड बाय कहती है और अपनी डॉम की तरफ चली जाती है, उसे अपने रास्ते पर केयरफुल रहने के लिए कहती है। अकेले में वो लड़का सोचता है कि लीशी की एक अच्छी लड़की है, पर उसके लिए नहीं और उसे ये बात क्लियर करनी होगी। डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंचने पर हमारा हीरो बैठ जाता है और एक वेट्रेस उसके लिए बियर और मूंगफली लाती है। तभी उसका राइवल गुस्से में आता है, बिजनेस चुराने का इल्जाम लगाता है और $20,000 की डिमांड करता है, पर जो बस उसे बॉटल को ना छूने के लिए कहता है। गुंडा पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट तेवर दिखा रहा है, लेकिन एक ठंडी नजर से हमारा हीरो दिखाता है कि वो धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता है। बिना सोचे जो खड़ा होता है और गुंडे के सर पर बॉटल तोड़ देता है। गुंडे के दोस्त हमारे हीरो के मुंह से पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने अच्छा बनने की कोशिश की, पर लड़का बेशरम जर्क था। लू एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ आता है और चिल्लाता है, कौन मेरे भाई जो को छूने की हिम्मत करता है। राइवल गैंग इतने सारे अनएक्सपेक्टेड रीइंफोर्समेंट्स के आने से घबरा जाती है। हमारे हीरो का दोस्त बोस्ट करता है कि जब लड़ाई की बात आती है तो वो कभी नहीं डरा। राइवल लीडर इतनी ज्यादा संख्या से डर जाता है और सोचता है कि एक स्टूडेंट मॉब के साथ कैसे उलझ गया। वो झुकता है और माफी मांगता है और जो कहता है कि उसे उसका पहले वाला जंगली एटीट्यूड ज्यादा पसंद था।
वो लड़का फिर एक बॉटल पकड़ता है और पूरी की पूरी चेक करना शुरू कर देता है, कहते हुए कि ये सब उसकी गलती थी। हमारा हीरो पूछता है कि क्या एक बॉटल काफ़ी है, और उसे उनकी पहले की बात याद दिलाता है कि चीज़ों को मुट्ठियों से सुलझाना है। डेस्परेट होकर वो 2 बॉटल्स पकड़ता है और उन दोनों को एक साथ चेक करना शुरू कर देता है। जो फिर कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की भी गलती थी कि उसे लोकल रूल्स नहीं पता थे। राइवल एग्री करता है, कहते हुए कि उसकी लड़की आउट ऑफ लाइन थी और उन्हें अब इस बारे में और बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हीरो फिर उन लोगों के पैसों का कॉम्पेंसेट करने की ऑफर करता है जिन्होंने उसकी पार्टनर के साथ साइन अप किया था, पर वो लड़का मना कर देता है, कहते हुए कि वो ग्रेजुएट हो रहा है और उसके दोस्त बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम जारी रख सकते हैं। गैंग लीडर कंफर्म करता है कि मामला सुलझ गया है और उसे थैंक्स कहता है। लू द्वारा लाए गए स्टूडेंट्स इंप्रेस होते हैं और आज से जो को फॉलो करने का फैसला करते हैं। हमारा हीरो फिर सबको थैंक्स कहता है और सेलिब्रेट करने के लिए अपने खर्चे पर बारबेक्यू और बियर की ऑफर करता है। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त से पूछता है कि वो इतने लोगों को लड़ाई के लिए कैसे इकट्ठा कर पाया। वो दोनों अग्री करते हैं कि इतना बड़ा शो ऑफ फोर्स ऑर्गेनाइज करना देखने में इनक्रेडिबल था। जल्द ही लड़ाई के बारे में एक पोस्ट स्कूल फोरम पर वायरल हो जाती है, जो को नया बिग बॉस कहते हुए। कमेंट्स में हर कोई शॉक्ड और जो के बारे में क्यूरियस है। कुछ लोग तो उसका कॉन्टैक्ट इन्फो भी मांगते हैं। प्रोटैगनिस्ट के दोस्त उससे पोस्ट के बारे में पूछते हैं और वो सब मना कर देता है, कहते हुए कि वो उसे हटवा देगा। नाराज होकर जो सोचता है कि उसकी रेपुटेशन खराब कर देगा और फोरम एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करता है। वो पोस्ट डिलीट करने के लिए कहता है, पर एडमिनिस्ट्रेटर बिना ये जाने कि वो कौन है मना कर देता है। हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है और एडमिनिस्ट्रेटर डर से कांपने लगता है और वो तुरंत पोस्ट डिलीट करने के लिए अग्री कर जाता है। सेकंड्स में लड़ाई के बारे में पोस्ट यूनिवर्सिटी के फोरम से पूरी तरह से गायब हो जाती है। रेडहेड दोस्त हैरान है कि पोस्ट चली गई है और प्रोटैगनिस्ट एक सुकून की सांस लेता है। अचानक हमारे हीरो का फोन बजता है और स्क्रीन पर सू किंग का नाम दिखता है, जो सोचता है कि वो इतनी देर से क्यों कॉल कर रही है, और चन हाउ गैस करता है कि ये फोरम पोस्ट के बारे में होगा। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है, जो उन सबको सब कुछ बता दिया। चंग हाओ अपना बचाव करता है, कहता है कि जोंग येन उसकी दोस्त है और वह उसे सब कुछ बताता है। इसी बीच लड़कियों के डॉम में सू किंग बैठी हुई है और अपना फोन स्क्रॉल कर रही है। उसकी दोस्त अब उसकी टांगों की तस्वीर खींच की है, उसे कॉलेज फोरम पर पोस्ट करना चाहती है। एक्स वाइफ चौंक जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी रूममेट उसकी तस्वीर ले रही है। वो जोंग यिन का फोन पकड़ने की कोशिश करती है ताकि फोटो डिलीट कर सके, पर उसकी दोस्त उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। जोंग यिन हंसी में शेन यू से हेल्प मांगती है, कहती है कि सू किंग उसे मारने की कोशिश कर रही है। शेन यू उन दोनों को अलग करने में कामयाब हो जाती है और जोंग यिन सब्जेक्ट चेंज करके जो योन के बारे में पूछती है। लड़की फिर शेन यू से पूछती है कि क्या वो उस लड़के के बारे में कुछ पता लगा पाई। जोंगिन रिवील करती है कि हमारे हीरो ने फ्रेशमैन शेन यू को धोखा दिया ताकि वो जो चाहता था वो उसे मिल सके। वो फिर जो योन की नकल करती है, जो तीसरे साल का कॉलेज स्टूडेंट बनने का नाटक कर रहा था। शेन यू एक्सप्लेन करती है कि एजेंसी डील पाने के लिए उसने अपने अपर क्लासमैन स्टेटस का इस्तेमाल करके कितना स्ट्रेटेजिक था। जोंगिन कमेंट करती है कि जो एक बूढ़ी लोमड़ी जैसा लगता है, उनकी उम्र का यंग लड़का नहीं। गहरी सोच में खोई हुई एक्स वाइफ को शक होने लगता है कि शायद जो भी दोबारा पैदा हुआ है। इस बात को दिमाग में रखते हुए वह फैसला करती है कि उसे प्रोटैगनिस्ट से कॉन्फ्रंटेशन करने का मौका ढूंढना चाहिए। अचानक शेन्यू चिल्लाती है कि उसकी दोस्त कॉलेज फोरम पर नई पोस्ट देखें जो अभी अभी आई है, और वो अपना फोन दिखाती है जिसमें लड़ाई की खबर और सोसाइटी के नए बॉस का खुलासा होता है। दोस्त चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो योन लेजेंडरी जुई हुई सोसाइटी का लीडर है। जोंगिन यकीन नहीं कर सकती कि जो बॉस है, पर मानती है कि लड़ाई में उसकी तस्वीर डरावनी है। इस पर एक्स वाइफ ये मानने से इनकार कर देती है कि जो एक गैंगस्टर है, क्योंकि उसे तो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट होना चाहिए। जोंगिन तब रियलाइज करती है कि उसकी दोस्त को पहले से पता था कि जो एक बड़ा शॉट है और इसीलिए वह उसे इतना पसंद करती थी। सुकिंग कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है कि ये सब कहाँ गलत हो गया और क्या ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया जैसी नहीं है। उसकी दोस्त उसकी अजीब प्रतिक्रिया से चिंतित होकर उसे देखती हैं। जोंगयंग और शेन्यू एक्स वाइफ के लिए चिंतित हो जाते हैं, जो पीली पड़ गई है और उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। यंग वुमन तब फैसला करती है कि उसे प्रोटैगनिस्ट से कॉन्फ्रंटेशन करना होगा ताकि पता लगा सकें कि वह सच में कौन है। वह फिर अपना फोन पकड़ती है और जो योन को कॉल करती है, उम्मीद करती है कि वह उठाएगा। प्रोटैगनिस्ट कॉल उठाता है और एक्स वाइफ पूछती है कि क्या वो सच में जो है। वो कहता है कि वो बिजी है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा है, और तुरंत उसके चेहरे पर फोन काट देता है। एक्स वाइफ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और ये निष्कर्ष निकालती है कि वह वो नहीं है जिसे उसने सोचा था। उसकी दोस्त सुकिंग की हालत से डर जाती हैं और पूछती हैं कि जो योन ने उसे क्या कहा। एक्स वाइफ अपनी दोस्त की बाहों में आंसुओं के साथ टूट जाती है, कहती है कि ये वो जो नहीं है जिसे वो जानती थी। रोते हुए वह सोचती है कि अगर जिस आदमी से उसने प्यार किया वो चला गया, तो उसके अस्तित्व का क्या मतलब है। उसकी दोस्त लड़की को तसल्ली देने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि स्कूल में और भी हैंडसम लड़के हैं। डेवास्टेटेड होकर एक्स वाइफ कहती है कि ये उसकी गलती थी और वो शायद अब कभी शादी नहीं कर पाएगी। जोंग यंग शॉक्ड हो जाती है और एक्स वाइफ कहती है कि जब वो सच में किसी को पसंद करेगी तो उसे समझ आ जाएगा। अचानक उसकी दोस्त का फोन बजना शुरू होता है और वह मिले हुए मैसेज से हैरान हो जाती है। वह फिर फोन अपनी एक्स वाइफ को दिखाती है और पूछती है कि अगर जो की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो वो क्या करती। स्क्रीन पर हम चैंग हा के साथ उसकी बातचीत देखते हैं, जहां वह हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड के बारे में अफवाह को गलत साबित करता है। दोस्त एक्सप्लेन करती है कि लड़की को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और जो ने उसकी हेल्प करने के लिए $4000 खर्च किए। शेन्यू पूछती है कि क्या ये सब एक गलतफहमी थी, पर एक्स वाइफ अब भी सोचती है कि लड़का बहुत अलग है।
इस पर जोंगिंग नाराज हो जाती है और अपनी दोस्त के लिए प्रोटैगनिस्ट से कॉन्फ्रंटेशन करने की ऑफर करती है। वो फिर चैंग हाओ को एक मैसेज भेजती है, मीटिंग सेट करती है और हमारे हीरो की मौजूदगी की डिमांड करती है। रेड हेड पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है जब वो अपने फोन पर जोंगिंग का डरावना मैसेज पढ़ता है। वो डेस्परेशन में हमारे हीरो के पास दौड़ता है, मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, पर जो बस कहता है कि वो नहीं जा रहा और उसके बारे में रोने के लिए कहता है। रेड हेड उसे मनाने की कोशिश करता है, पर प्रोटैगनिस्ट जाने से मना कर देता है, कहता है कि वो एंटी सोशल है बस। इस पर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त जोर देता है, कहता है कि ये बस एक मील है और डॉम की पहली ग्रुप एक्टिविटी है। रेड हेड फिर दूसरे रूममेट से मदद मांगता है ताकि हमारे हीरो को जाने के लिए मनाया जा सके। इस पर दूसरे लड़के अग्री करते हैं और कहते हैं कि अगर वो सब एक साथ जाएंगे तो ये बहुत कूल होगा। हमारा हीरो तब मान जाता है, पर एक शर्त पर, चुंग हा को उसका बिल पे करना होगा। रेड हेड तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, सोचता है कि वह जोंगयन को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करेगा। पर दूसरा दोस्त शिकायत करता है कि रेड हेड का सिर्फ जो योन का बिल पे करना गलत है। रूममेट अपने दोस्त की कंजूसी से गुस्से में आ जाता है और मिलने के लिए नहीं जाने की धमकी देता है। अचानक हमारे हीरो का फोन लुको के कॉल से बजना शुरू हो जाता है। हमारा हीरो कॉल उठाता है, अपने दोस्त से पूछता है कि उसे उससे क्या चाहिए। लक्यू सेलिब्रेट करता है कि उनकी सोसाइटी फेमस हो गई है और वह अब ऑफिशियल ग्रैंड प्रोटेक्टर है। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त की बकवास से नाराज हो जाता है और पूछता है कि उसे सच में क्या चाहिए। लक्यू फिर स्कूल के एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट के साथ एक प्रॉब्लम उठाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि डिपार्टमेंट का हेड स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एक्सप्लॉयट कर रहा है। दोस्त प्रोटैगनिस्ट से सिचुएशन को सॉल्व करने में हेल्प मांगता है और जो को याद आता है। अपनी पिछली लाइफ में अपर क्लासमेन फ्रेशमैन को एक्सप्लॉयट करते थे और वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाया था। पर अब अपनी नई लाइफ में हमारे हीरो के पास उस सिचुएशन को बदलने की पावर है। वो कहता है कि दूसरे स्टूडेंट्स लुको की सुनते हैं, तो वो खुद ही क्यों ना इसे हैंडल करे। हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि वेडिंग इवेंट्स पर काम की डिमांड बहुत ज्यादा है और वो कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। इस पर लुको ब्रिलियंट आइडिया से शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि उसने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा। जो प्लान जारी रखता है, उसे अपने कनेक्शंस और फेम का इस्तेमाल करके जॉब्स के लिए एक म्यूचुअल एड ग्रुप बनाने के लिए कहता है। उसके बाद उसके दोस्त को सीधे कंपनीज के पास जाना चाहिए और बिना किसी मिडिलमैन फी के एक रिलायबल वर्कफोर्स ऑफर करना चाहिए। हमारा हीरो कमीशन चार्ज ना करने की शर्त रखता है और लुकू अग्री करता है, कहते हुए कि वो दोनों भाई हैं। जो सोचता है कि मेंबरशिप कार्ड्स तो बस शुरुआत ही और ज्वाई सोसाइटी इतनी बुरी नहीं लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर बेड पर है जब ऊपर वाले बंक से चैंग हाओ एक्साइटमेंट में बूट कैंप खत्म होने की बात करता है। वो एक सीफूड बफे और फिर एक कैरियोके बार जाने का प्लान बना रहा है। हमारा हीरो तो बस सोचता है कि उसका रूममेट एक होपलेस रोमांटिक है। आंखें बंद करके वो अपने दोस्त से कहता है कि वो ये सब सपने देखना बंद करे और सो जाए, क्योंकि बूट कैंप की ट्रेनिंग सुबह सबसे पहले शुरू होगी। रेड हेड रेलिंग से झुकता है और पूछता है कि क्या टाइम हुआ है। बोलता है कि हमारा ये लड़का बहुत जल्दी सो रहा है और वो और बात करना चाहता है। लेकिन हमारा हीरो पहले ही गहरी नींद में है और रेड हेड उसे फ्रस्ट्रेटेड होकर देखता रहता है। अपनी नींद में भी हमारे हीरो को बुरा सपना आता है। उसका दिमाग भयानक ट्रेनिंग की तस्वीरों से भरा हुआ है। वो सोचता है कि शायद उसे दोबारा जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, अगर इसका मतलब ये सब दोहराना है। चांगाओ सपने देख रहा है कि वो एक कैरियोके बार में स्टार है, जहां लड़कियां उसे चीयर कर रही हैं। वो अपने आप में सोचता है कि क्या यही आइडल कॉलेज लाइफ है और वो हमारे लड़के से कहीं ज्यादा कूल है। अचानक रेड हेड पूरी तरह से घबराकर जाग जाता है और चिल्लाता है, सोचता है कि भूकंप आ गया है। पता चलता है कि इस हिलने का कारण उनका एक और रूममेट है जो चेन सॉ की तरह खराटे ले रहा है। रेड हेड गुस्से से खराटे लेने वाले रूममेट को घूरता है। अपने आप में सोचता है कि ये आवाज तो इंसान की हो ही नहीं सकती और उसे समझ नहीं आता कि ये इतनी जोर से कैसे हो सकती है। स्कूल का पीए सिस्टम अनाउंस करता है कि सभी फ्रेशमैन को अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहननी है और फील्ड पर इकट्ठा होना है। एक और रूममेट जागता है और पूछता है कि खराटे लेने वाला क्या कर रहा है। रूममेट पूछता है कि क्या खराटे लेने वाले को नींद नहीं आई, और चैंगहाओ गुस्से से जवाब देता है कि अगर शोर ना होता तो वो इतने बुरे हाल में ना होता। हमारा हीरो पहले ही यूनिफॉर्म में तैयार है और सीरियस होकर कहता है कि अगर वो ऐसे ही मस्ती करते रहे तो वो लेट हो जाएंगे। इस पर चैंगहाओ घबरा जाता है और बंक बेड से नीचे उतरने लगता है, चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि उसका इंतजार करें। दिन सनी है और कैंपस के पेड़ों की पत्तियों से तेज धूप चमक रही है। आखिर में यूनिफॉर्म पहने हुए फ्रेशमैन फील्ड पर फॉर्मेशन में इकट्ठा हो जाते हैं। चैंगहाओ ट्रेनिंग फील्ड पर स्टूडेंट फॉर्मेशन को पकड़ने के लिए डेस्परेटली दौड़ रहा है, लेकिन ड्रिल इंस्ट्रक्टर उस रेड हेड को उसके रास्ते में ही रोक देता है, चिल्लाते हुए उसे तुरंत रोकने को कहता है। चैंगहाओ अपना सर खुजाता है और इंस्ट्रक्टर को ऑकवर्ड ग्रीटिंग देता है, एक फोर्स्ड हंसी के साथ। इंस्ट्रक्टर पूछता है कि जब उसने ग्रुप को इकट्ठा होने के लिए बुलाया था तो वो कहाँ था, और रेड हेड जवाब देता है कि वो रास्ते में ही था। हमारा हीरो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लाइन में है और सोचता है कि उसके रूममेट ने अभी गड़बड़ ना की तो अच्छा है। उसके हाथ में अभी भी डॉक्टर का नोट है। गुस्सा इंस्ट्रक्टर उस लड़के से जोर से बोलने को कहता है, पूछता है कि क्या उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और कहता है कि जब वो जवाब देगा तो उसे चिल्लाकर कहना होगा, रिपोर्टिंग सर। रेड हेड फिर चिल्लाकर बोलता है कि उसने नहीं खाया क्योंकि असेंबली 6:30 बजे थी। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट से बकवास बंद करने को कहता है और तुरंत लाइन में लगने को कहता है, और रेड हेड अटेंशन में आ जाता है यस सर के साथ। चैंगहाओ हमारे हीरो से बुदबुदाता है, पूछता है कि इंस्ट्रक्टर उसके पीछे क्यों पड़ा है। हमारा लड़का चुप रहता है। इंस्ट्रक्टर ने शायद सुन लिया है, वो साइड में मुड़ता है और इस लड़के के एटीट्यूड पर और भी ज्यादा गुस्से से देखता है।
इस पर इंस्ट्रक्टर उस रूममेट को लाइन से बाहर निकालता है और सजा के तौर पर उसे 30 मिनट तक स्क्वाट्स करने का आदेश देता है। डरा हुआ रेडहेड इंस्ट्रक्टर से भीख मांगता है कि वो उसे सिर्फ 20 मिनट कर दे। वो उसे मनाने की कोशिश में हाथ से पीस साइन भी दिखाता है। इंस्ट्रक्टर फिर चिल्लाता है, रूममेट को फॉर्मेशन से दूर जाकर स्क्वाट करने का आदेश देता है। चैंग हाओ दौड़कर चला जाता है चिल्लाते हुए कि इंस्ट्रक्टर को मैसेज मिल गया है। दो लड़कियां भी यूनिफॉर्म में हैं और एक दूसरे से पूछती है कि क्या उसे चैंग हाओ के सजा मिलने पर बुरा नहीं लग रहा। दूसरी दोस्त परेशान हो जाती है, उसे गले लगाती है और कहती है कि वो तो चैंग हाओ है ही ऐसा। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को वार्निंग देता है कि ट्रेनिंग के दौरान गड़बड़ ना करें, बोलता है कि वो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। वो ये भी पूछता है कि अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो उसे पहले ही बता दे। मौका देकर हमारा हीरो चिल्लाता है, रिपोर्टिंग सर, बोलता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा और उसे मेडिकल लीव चाहिए। अपना डॉक्टर का नोट ऊपर करके दिखाता है। गुस्सा इंस्ट्रक्टर उसे बदमाश कहता है और उसे चले जाने और सीधा इन्फर्मरी जाने को कहता है, जो हमारे हीरो के लिए बिल्कुल ठीक काम करता है। रेडहेड चैंग हाओ ये देखकर पूछता है कि क्या ये वाकई में काम करता है। सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट उसके अपग्रेडेड वर्जन जैसा है। हमारा हीरो इसी दौरान हमारा हीरो सोचता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। इसी दौरान फॉर्मेशन में 3 लड़कियां हमारे हीरो को इन्फर्मरी जाते हुए देखती हैं और हैरान होती हैं कि क्या हुआ और क्या वो बीमार है। उनमें से एक कमेंट करती है कि वो काफी नर्म है कि उसने शुरू होने से पहले ही हार मान ली। दोपहर 3 बजे ट्रेनिंग फील्ड पर तेज धूप पड़ रही है। लड़कियों में से एक हाँप रही है, थक चुकी है और ट्रेनिंग के तनाव से बीमार महसूस कर रही है। फिर लड़की सोचती है कि ट्रेनिंग सच में थकाने वाली है और मेन कैरेक्टर सच में चालाक है कि उसने इससे बच निकला और कि वो अब और नहीं सह सकती। वो चिल्लाती है, रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्टर, बोलती है कि उसे पेट में दर्द है और वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसके बगल में एक मेल स्टूडेंट फुसफुसाता है कि शायद उसे पीरियड हो रहे हैं। इंस्ट्रक्टर फिर उसे इन्फर्मरी में रेस्ट करने को कहता है। शुक्रगुजार और खुश लड़की इन्फर्मरी की तरफ जाती है, जबकि चैंग हाओ, जो अभी भी स्क्वाट्स कर रहा है, उसे जलन से देखता है। चैंग हाओ फिर चिल्लाता है, रिपोर्टिंग करते हुए, बोलता है कि उसे भी पेट में दर्द है और उसे रेस्ट रूम जाना है। इंस्ट्रक्टर रेडहेड पर वापस चिल्लाता है कि अगर वो पैंट में ही गड़बड़ कर देगा तब भी वो वहीं रहेगा और स्क्वाटिंग करता रहेगा। पूरी क्लास जोर से हंसने लगती है। शाम के 5 बजे हैं और हम इन्फर्मरी का सीन देखते हैं। हमारा हीरो दरवाजा खोलता है, सोचता है कि अपने सब एजेंट्स को कमीशन देने के बाद उसकी जेब में 10,000 युआन से भी ज्यादा वापस आ गए हैं। और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहीं ब्लॉन्ड लड़की अंदर आराम से चिल कर रही है, जो पहले इन्फर्मरी गई थी। हमारा हीरो हैरान है और पूछता है कि क्या वो जिंगयान है। जिंगयान पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और क्या वो ब्रेक पर है। बदले में हमारा हीरो पूछता है कि क्या उसकी फेलो पेशेंट अपनी बीमारी से ठीक हो गई है और क्या वो घूमने जाने के लिए तैयार है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि दिन की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और अब उसका स्क्वाड में वापस जाने का टाइम है। जिंगयान मुंह बनाती है और सोचती है कि हमारा हीरो सच में एक चालाक लोमड़ी है। वापस फील्ड पर इंस्ट्रक्टर रेडहेड का नाम पूछता है और उसे रुकने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने गलती की है। सुपीरियर स्टूडेंट का नाम जानने पर जोर देता है तो चैंग हाओ सल्यूट करता है और चिल्लाता है, रिपोर्टिंग सर, मेरा नाम चैंग हाओ है। इंस्ट्रक्टर मुस्कुराता है और उसे बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान वो कंपनी 4 प्लाटून 2 का प्लाटून लीडर होगा, जिससे रेडहेड पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सूरज डूब रहा है, जो बूट कैंप के एक और दिन के अंत को चिह्नित करता है। रात हो जाती है और सीन मेंस डॉम की तरफ बदलता है। बिस्तर पर लेटा हुआ चैंग हाओ किसी को कॉल करता है और उत्साह से बताता है कि उसे प्लेटून लीडर बना दिया गया है। रूम में हमारा हीरो सोचता है कि उसने आज लुकू से बात की और रियलाइज किया कि डेटा प्लान बिजनेस सैचुरेट हो रहा है। वो सोचता है कि शायद वो सिर्फ 1000 लोगों को और साइन अप करा सकता है, उसमें से उसे सब एजेंट्स का कमीशन काटना होगा और ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ 50,000 युआन और कमा सकता है। फिर वो सोचता है कि कैंपस डेटा प्लान कार्ड्स बेचने के अलावा और कौन से तरीके हैं पैसे कमाने के। अचानक उसका फोन बजता है, ये उसकी एक्स वाइफ सू खिंग का मैसेज है। हमारा हीरो जवाब देता है और वो पूछती है कि वो ट्रेनिंग पर क्यों नहीं था। वो जवाब देता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा था। वो फिर कमेंट करती है कि उसने सुना है कि वो इन्फर्मरी में भी नहीं था। हमारा हीरो जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसे अपनी जगह की रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। सूखिंग कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं सोचा था, वो तो बस चिंतित थी, और वो उसे आयरॉनिकली धन्यवाद करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ऐसे मौकों पर उसे सूखिंग जैसी लड़कियों से जलन होती है जिनकी प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। अगर दोबारा जन्म ली हुई सूखिंग यहाँ होती तो वो 50,000 में डिजाइन ड्राफ्ट्स बेच रही होती और शायद वो ऐसे 10 बेच देती। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि उसने पिछली जिंदगी में नॉवेल लिखकर अच्छे पैसे कमाए थे। फिर वो अपने कंप्यूटर पर बैठता है और निष्कर्ष निकालता है कि ये युग परफेक्ट है, क्योंकि अर्बन जॉनरा अभी हॉट है और मार्केट में कंपटीशन कम है। वो अपने नए नॉवेल का पहला चैप्टर लिखना पूरा करता है और सोचता है कि बस यही है। हमारा हीरो फिर से अपना फोन उठाता है और सोचता है कि इस जिंदगी में वो वेब नॉवेल्स की दुनिया में वापस आएगा, सब कुछ वापस लेने के लिए जो उसके हक में है। उसने एक किताब बनाई है, रीबर्थ ऑफ अ परफेक्ट लाइफ टाइटल से, जिसका सिनॉप्सिस एक अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में है जो दोबारा अपने कॉलेज के दिनों में जन्म लेता है। कमेंट सेक्शन में एक रीडर कहता है कि ऑथर बड़े वादे कर रहा है, जबकि दूसरे थीम को लेकर एक्साइटेड हैं। ट्रेनिंग फील्ड पर रेडहेड चैंग हाओ अभी भी स्क्वाट्स कर रहा है और अपने फोन पर हमारे हीरो की किताब का एक पैसेज पढ़ रहा है जो बूट कैंप का मजाक उड़ाता है और रेडहेड को आज का MVP बोलता है, सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए।